बिल्कुल सेक्सुअल वायलेंस का है कि क्योंकि देखिए एक महिला की मर्जी के बगैर भले ही वो एक किसी की पत्नी हो, कानून अधिकार नहीं देता कि पति उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करे। घरेलू हिंसा में सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करना भी एक्ट के अंदर प्रावधान है। कानून ने राइट सभी को दिए हैं। अगर कोई महिला को राइट दिए हैं तो पुरुष को भी राइट दिए हैं, अगर एक वाइफ को राइट दिए हैं तो हस्बैंड को भी राइट दिए हैं, और वो अपने राइट्स यूज़ कर रही हैं कोर्ट से। 18 साल से कम उम्र की लड़की जिसकी अगर शादी हो जाती है तो उस पर प्रोविजन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू होता है, उस पर पॉक्सो एक्ट लागू होता है और भारतीय न्याय संहिता भी लागू होती है। तो एक लड़की अगर 17 साल की है और लड़का 22 साल का है और वो शादी हो जाती है, उसके बाद हमारी नॉलेज में आता है तो इसमें लड़के के खिलाफ पर्चा FIR दर्ज होगी, और यदि वो एक पारिवारिक रिश्ता हुआ है तो लड़का और लड़की दोनों परिवारों के खिलाफ होगी, और जो भी उस शादी में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ होगी। जो पंडित जिसने ये शादी करवाई उसके खिलाफ FIR होगी, वो बाराती जो इसमें शामिल हुए, जो दोस्त, सगे संबंधी, मिडल मैन जिसने शादी कराई, टेंट व बैंकेट हॉल जिसमें शादी हुई, वो सब इसमें प्रमोट में सेक्शन 11 में हम लोग इसको प्रमोशन ऑफ चाइल्ड मैरिज मान के चलते हैं, और इन सब बराबर के दोषी हैं। दोस्तों, नारी का सम्मान करो, सिर्फ पूजा मत करो, ऐसा कहा जाता है। कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। फिजिकल असोल्ट, अननेचुरल सेक्स, जिसे लोग कहते हैं ओरल सेक्स, एनल सेक्स या गुदा मैथुन, अप्राकृतिक यौन संबंध, क्या ये रेप की कैटेगरी में आता है? दोस्तों, आज का जो टॉपिक है थोड़ा सा सेंसिटिव होने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, नॉलेज पूरी आपको मिलेगी। नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा एक प्रोटेक्शन ऑफिसर से। प्रोटेक्शन ऑफिसर का क्या काम रहता है, घरेलू हिंसा का कानून कितना मजबूत है और कितना लचीला है, कौन इसका किस तरह से फ़ायदा उठा लेता है, क्या अत्याचार सच में होते हैं या ड्रामा क्रिएट कर दिया जाता है, क्या है सच्चाई, आज जानने का प्रयास करेंगे एक प्रोटेक्शन ऑफिसर के माध्यम से, जिनको सारा दिन इसी तरह के केसेस से डील करना पड़ता है। दोस्तों, एक कॉन्सेप्ट आता है बच्चों के साथ यौन संबंध या बाल विवाह, जिसमें एक एक्ट आता है पॉक्सो। ये पॉक्सो क्या है, क्या कार्रवाई होती है, कितनी इसमें सजा मिलेगी, संपूर्ण जानकारी आज आपको वीडियो में देंगे। दोस्तों, उससे पहले मैं अपील करूंगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में कानूनन मदद कैसे ली जा सकती है, संपूर्ण जानकारी उसे दे सकता है। तो दोस्तों, आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए आपकी मुलाकात करवाता हूं प्रोटेक्शन ऑफिसर रजनी गुप्ता जी से। जानकारी लेंगे क्या है कानून और कौन इसका फ़ायदा उठाता है। तो दर्शकों, मेरे साथ हैं रजनी गुप्ता जी। मैम, बहुत बहुत आपका स्वागत करता हूं मैं हमारे चैनल पर। थैंक यू। तो मैम, सबसे पहला प्रश्न मैं आपसे ये लूँगा, प्रोटेक्शन ऑफिसर क्या होता है? देखिए, जो प्रोटेक्शन ऑफिसर मैं यहाँ पर नियुक्त हूँ, हमारा जो काम है प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, उसके तहत हमारी प्रोटेक्शन ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, और इसमें घरेलू हिंसा से जितनी भी महिलाओं से उत्पीड़न होता है उनके लिए काम करना हमारा फर्ज है। नहीं, ये मैम गवर्नमेंट एम्प्लॉय होता है कोई? पब्लिक सर्वेंट। पब्लिक सर्वेंट, अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो गए एक तरह से। तो ये मैम पुलिस वाला होता है प्रोटेक्शन ऑफिसर या कुछ नहीं, और? नहीं, नहीं, हमारी जो अपॉइंटमेंट है वो महिला एवं बाल विकास विभाग से है, लेकिन क्योंकि हम लोग एक एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, एक्ट को का एग्जीक्यूट करने के लिए हमारा काम रहता है सारा, तो हमारे WCT का होम डिपार्टमेंट के साथ टाई अप हुआ है, और हम इसलिए हमें मोहन पुलिस स्टेशन में सेटअप में बिठाया गया है। कोऑर्डिनेशन रहता है आपका साथ में? कोऑर्डिनेशन है दोनों डिपार्टमेंट्स का आपस में। तो लोगों के पास प्रॉपर जानकारी का अभाव रहता है, हम कह सकते हैं, तो उनको लगता है कि पुलिस वाले ही हैं ये। नहीं, किस तरह की जानकारी? नहीं, 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 ऐसा नहीं है। लोगों को पता है कि हम लोग सिविलियन हैं, तो इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। अच्छा, समटाइम्स हो सकता है ऐसा कि उन्हें लगता हो कि पुलिस वाले ही हैं ये? मैं नहीं ऐसा मानती हूँ कि किसी के पास इस चीज़ का अभाव है। जब उनको लगता है कि पुलिस में कई बार कोई सुनवाई नहीं हो रही या कहीं उनकी सुनवाई नहीं हो रही, तब वो प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आते हैं, बिल्कुल थाने के अंदर ही आते हैं। ऐसा नहीं है कि वो लोग हमें पुलिस समझते हैं। तो मैम, कभी कोई केस ऐसा होता है, कोई भी XYZ हो सकता है उसमें, क्योंकि बहुत सारे मामले आपने देखे होंगे अपने लाइफ में और करियर स्पैन में, तो कि पुलिस समटाइम्स ऐसा लोग कहते हैं पार्शियलिटी कर रही है, चाहे वो डोमिनेंट लड़की वाले हों वहाँ पर या लड़के वाले हों, तो उस जगह पर एक मध्यस्थता बनानी, एक बराबर लेकर के आना चीज़ों को, मुश्किल आती है कभी?
नहीं देखिए, हर किसी का ये रहता है कि जब किसी को अपने मुताबिक काम नहीं मिलता है तो वो किसी न किसी अधिकारी पे, भले ही वो पुलिस हो या कोई अन्य अधिकारी हो, उसमें हम भी हो सकते हैं, तो इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते रहते हैं। हाँ, लेकिन जो भी घरेलू हिंसा से संबंधित जो भी सुनवाई है वो हमारे स्तर पर जितना भी संभव वो की जाती है। जी। मैम कभी ऐसे भी केसेस आते हैं आज की डेट में, जैसे वीडियोस वायरल हैं, एक व्यक्ति जो है उसने फांसी लगा ली, कहता है मैं पत्नी उत्पीड़न है, भाई पत्नी ने परेशान किया हुआ है। एक और इंजीनियर था, उसने वीडियो बनाया और इवन वो ये तक कह के गया कि भाई मेरी अस्थियां जो है गटर में बहा देना, इंसाफ ना मिले तो। इस पर आप क्या कहती हैं, क्या है ये अपनी जान ले ली क्योंकि उन्होंने, तो एक सिंपैथी तो मिलती ही है। तो इस तरह का भी कोई केस आपके पास आपको लगता है आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि भाई हाँ मेल सच में दुखी है या फीमेल साइड ने एक्सटॉर्शन एक तरह से जो है बना रखा है, उसको लगता है समटाइम्स आपको? देखिए, हम अपने आप को इस एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर मानते हैं कि वी आर नॉट अ जजमेंटल अथॉरिटी कि हम एक पक्ष को गलत बताएं और दूसरे पक्ष को सही बताएं। हाँ, हमारा ये कानून ने हमें ये काम दिया है कि हम दोनों पक्षों को सुने और उसके सब संबंधित विद इन अ लॉ हम लोग काम करें। बात रही कि इस तरह के मामले हमारी भी जानकारी में आए हैं, जो हमने भी देखे हैं कि कहीं ना कहीं पुरुषों ने सुसाइडल केस आए हैं, बट लेकिन सुसाइड करना, आत्महत्या, भले ही वो लड़का कर रहा हो भले ही वो महिला कर रही हो, आत्महत्या करना गलत है। जी, होता है ऐसा, आप मानती हैं इस चीज़ को? महिलाएं भी आत्महत्या कर रही हैं। जी, तो मैम ज़्यादा केसेस मैं हमेशा यही कहती हूँ कि आत्महत्या क्यों करनी? कानून बने हैं, पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए कानून बने हैं। आप कानून से अपना अधिकार लीजिए। आत्महत्या कोई इसका वो रिज़ल्ट नहीं है, कोई परिणाम नहीं है कि आप अपनी जीवन लीला समाप्त कर लें और ये कहें कि जी हमें न्याय नहीं मिला। ऐसा नहीं है, न्याय मिलता है, बट न्याय के लिए थोड़ा लड़ना पड़ता है और यदि आप जी, सही हैं तो आपको न्याय ज़रूर मिलेगा। जी। मैम महिलाओं की तरफ से ही ज़्यादातर केसेस हम देखते हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है, ये यथार्थ है। अगर हम केसेस जाएंगे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में तो महिलाओं की तरफ से ही ज़्यादा होते हैं। समटाइम्स बच्चों की कस्टडी का, या पति शराबी है, या मारपीट, घरेलू हिंसा और इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। तो आपको क्या ऐसा प्रतीत होता है कि ये ही सच है या इसका दूसरा सिनेरियो भी है कोई? देखिए, मैंने आपको पहले ही कहा कि एज एन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैं काम कर रही हूँ। जैसे नाम से ही पता चल रहा है इस कानून के कि हम एक घरेलू हिंसा, एक घर की चार दीवारी के अंदर जो एक महिला रह रही है, भले ही वो बच्चा हो या बच्ची हो, उसको प्रोटेक्ट करना इस कानून का काम है। इस चीज़ में हम लोग कोई जजमेंटल अथॉरिटी नहीं है कि हम महिला को सही मान रहे हैं या हम पुरुष को गलत मान रहे हैं। हाँ, क्योंकि हमारी अपॉइंटमेंट एज एन महिला के अधिकारों की रक्षा के लिए हुई है, तो वो हमारा काम है, वो हम कर रहे हैं। जी, हम कोई जजमेंटल अथॉरिटी नहीं, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर मैं कोई जजमेंटल अथॉरिटी नहीं हूँ कि मैं जहाँ पर ये कहूँ कि पुरुष गलत है। हाँ, पुरुष की और उस महिला की, बेसिकली उस महिला की आवाज़ को कानून तक, जज तक, न्याय तक पहुँचाना हमारा काम है। जी। मैम लव मैरिजेज़ भी होती हैं। मैं आपसे पर्सनल राय इसमें नहीं माँगूँगा कि गुड और बैड, क्योंकि कोर्ट परमिशन देता है कोर्ट मैरिज की, और आजकल तो लिव इन का भी परमिशन दिया हुआ है, और एक वो एलजीबीटीक्यू समुदाय है उसका भी परमिशन अब कोर्ट ने दिया हुआ है, लड़के लड़के भी शादी कर रहे हैं। सो थिंग्स आर गोइंग ऑन, वेस्टर्न कल्चर जिसको हम कहते हैं। अब इसका कितना इम्पैक्ट इन केसेस में आता है? क्या आपको लगता है इन चीज़ों से केसेस में बढ़ोतरी होती है, या इनका कोई इम्पैक्ट उन चीज़ों पे नहीं है, भाई ये तो होनी है इस तरह की चीज़ें? नहीं, मैं आपका सवाल नहीं समझी। मतलब हिंसा तो कहीं भी हो सकती है और जी, वो किसी भी रिश्ते में हो सकती है। उसका ऐसा नहीं है कि लव मैरिजेज़ के केसेस हम कहें कि ज़्यादा हिंसात्मक हमारे सामने आ रहे हैं और जो अरेंज मैरिजेज़ है उसमें घरेलू हिंसा नहीं हो रही है। वो इसमें मिला-जुला रहता है। तो आपका मैं वैसे सवाल भी नहीं अच्छी तरह से समझी। आप क्या मैम जानना चाह रहे मैं हैं? कह रहा हूँ परमिशंस दी हुई हैं कोर्ट ने बहुत सारी, हाँ जी। राइट्स दिए हुए हैं। तो समटाइम्स केसेस ऐसे भी होते हैं फॉर फिजिकल रिलेशनशिप्स विद हस्बैंड, हाँ। वहाँ पर भी औरतें जो हैं केस फाइल कर देती हैं कि मैं इस चीज़ के अंदर एग्री नहीं हूँ और ये चीज़ कर रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सेक्सुअल वायलेंस का है कि क्योंकि देखिए, एक महिला की मर्ज़ी के बगैर, भले ही वो एक किसी की पत्नी हो, कानून अधिकार नहीं देता कि पति उसके साथ सेक्सुअल वायलेंस करे। घरेलू हिंसा में सेक्सुअल वायलेंस से प्रोटेक्ट करना भी एक्ट के अंदर प्रावधान है। अब इसके अंदर मैम एक जैसे मुस्लिम संप्रदाय की हम बात करते हैं और हिंदू मैरिज एक्ट आता है, तो हिंदू कहते हैं कि भाई हमारे यहाँ एक शादी का प्रावधान है। क्या वहाँ पर 4 मैरिज हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ करता है मुस्लिम में, या नहीं करता है? देखिए, विशेष समुदाय पे मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगी। यदि मैं अपने सिर्फ एक्ट की मैं बात करूँ तो प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन में हर तरह की महिला कवर है, वो किसी भी धर्म से संबंध रखती हो, चाहे भले ही वो हिंदू धर्म की हो, चाहे मुस्लिम धर्म की हो, ये कानून उसको प्रोटेक्ट करता है। नहीं मैम, मैं ये जानना चाह रहा था क्या हमारा संविधान इजाज़त देता है उन्हें, आज की डेट में भारत का संविधान 4 शादियों की?
देखिए मैं कह रही नहीं, अब जैसे अब तलाक की यदि हम बात करें, विशेष समुदाय की यदि हम कानून की बात कर ही रहे हैं, तो हम तलाक की बात यदि करें तो अब तलाक को मान्य नहीं है। कानून इस चीज़ की इजाज़त देता है, नहीं देता, महिला को प्रोटेक्ट करता है कानून। जी। डोमेस्टिक वायलेंस महिला को प्रोटेक्ट करेगा, वो किसी भी समुदाय की हो। और मैम समटाइम सिनेरियोज ये आता है, दो शादियां, हिंदू हो या कोई भी हो, अगर वो दो शादियां कर लेता है व्यक्ति, तो क्या कोर्ट परमिशन देता है दोनों के साथ रहने की उस व्यक्ति को? नहीं, नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है कि अगर हिंदू धर्म में कोई पुरुष 2 शादियाँ कर रहा है तो कानून उसको रहने की परमिशन देगा, नहीं, ऐसा नहीं है, अलाउड नहीं है ये। अलाउड ही नहीं है। अच्छा, और मैम ये और सिनेरियोज आते हैं, बाहर घर से फिजिकल रिलेशनशिप में कहीं और है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, क्या हमारा संविधान अलाउ करता है इस चीज़ को? नहीं, बिल्कुल नहीं करता। अगर शादी हो चुकी है तो घर पर ही रहें वो, बाहर अगर फिजिकल अप्रोच उनका रहता है तो देखिए, वो किसी का व्यक्तिगत नज़रिया होता है, इस पर कानून किस हिसाब से काम करेगा। सिर्फ़ हम लोग यहाँ पे बैठे हुए हम ये कह दें कि जी फलाना पुरुष या फलाना महिला किसी एक अन्य पुरुष के साथ या किसी एक अन्य महिला के साथ रह रहे हैं, उस पर टिप्पणी देना अभी संभव नहीं होगा, क्योंकि बहुत से सिनेरियो इस चीज़ पे डिपेंड करते हैं कि वो अगर किसी और के साथ रह रहे हैं, किस रूप में रह रहे हैं, किस रिश्ते में रह रहे हैं। तो इस चीज़ में हम सिर्फ़ इसको एक शब्दों में बयान करना, वो चीज़ मुझे नहीं लगता कि वो सही होगी। मैम कई बार कोई केसेस ऐसे भी आते हैं जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, कानून की धज्जियाँ उड़ाई गई। नहीं, कानून की धज्जियाँ कौन उड़ा सकता है, ऐसा तो नहीं है। समटाइम्स माइनर मैरिजेस। हाँ, माइनर मैरिजेस तो हम ये नहीं कह सकते कि वो कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। हम उसमें ये कह सकते हैं जहाँ पे माइनर मैरिजेस हो रही हैं, तो उनको या तो कानून की जानकारी नहीं है, और अगर वो कानून की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं तो उनके खिलाफ कानून काम भी ज़रूर करेगा। और मैम समटाइम्स ऐसा होता है कि शादी हो गई माइनर में ही और प्रूव नहीं हो पाती है वो आगे, उसमें क्या कहते हैं, मतलब ऐसे केसेस आपके पास मेरे हिसाब से आते होंगे, माइनर मैरिजेस होती हैं और वो कोर्ट में जाकर के प्रूव नहीं हो पाती हैं, कोई और थर्ड पार्टी उनके लिए जो है एक्शन ले रही है कि भाई ये तो बाल विवाह है। नहीं, कैसे, मतलब एग्जैक्टली आप थोड़ा सा कोई एग्जांपल देके समझाएंगे तो मैं मैम जवाब इसके सही दे अंदर पाऊंगी। कोई सामाजिक संस्था भी हो सकती है हाँ, जो बाल विवाह के शिकायतकर्ता अगेंस्ट कोई में। भी हो सकता है। माइनर मैरिज में, चाइल्ड मैरिज के केस में शिकायतकर्ता कोई भी हो सकता है। जी। वो आप भी हो सकते हैं, वो मैं भी हो सकती हूँ, और कोई थर्ड पर्सन और भी कोई भी हो सकता है। और मैम ऐसा भी होता है समटाइम्स प्रूव नहीं हो पाती वो आगे चीज़ें, नहीं, कैसे मतलब? कि वो माइनर ही थी लड़की या लड़का माइनर ही था, और नहीं, केसेस चलते रहते हैं। नहीं तो केसेस तो कोर्ट तो अपना काम कर रही है, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर हम अपना काम कर रहे हैं, एज एन जुडिशरी अपना काम कर रही है। कौन सी टफ सिचुएशंस मैम आती हैं इस जॉब में जहाँ पर आपको लगता है कि हाँ, हार्ड वर्क भी है, भाई सिर्फ एक बैठकर कागजी कार्रवाई नहीं है, फील्ड में भागना पड़ता है, या ऐसा आपके साथ नहीं रहता? नहीं, होता है, टफ सिचुएशंस आती हैं जब हम कोई चाइल्ड मैरिज कई बारी रोकने के लिए जाते हैं, आते हैं, तो कई बारी हमारा, क्योंकि समाज ऐसा है आज भी, वो चाइल्ड मैरिजेस को लेकर इतना संजीदा नहीं है। कहीं ना कहीं ये लगता है कि जहाँ भी अभी चाइल्ड मैरिज हो रही है वो एक गरीब परिवार में हो रही है, उसके रीज़न के पीछे लोग जानना चाहते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि मैरिज इज़ नॉट अ बैड, बट चाइल्ड मैरिज कॉन्सिक्वेंसेज इज़ बैड। इसलिए कानून कह रहा है कि चाइल्ड मैरिज नहीं होने देनी चाहिए, बट लेकिन हमको बुरा कई बार तब उन चीज़ों का लगता है कि जब हम कोई बाल विवाह पे काम करने जाते हैं तो वहाँ पर हमें सोसाइटी तरह तरह के ताने कसती है कि, या उसके बाद हम कहीं जाते हैं तो सोसाइटी हमें कहते हैं, लोग जी मैडम जी आज एक और विवाह तुड़वाए। हम विवाह को नहीं तुड़वाते, हम चाइल्ड मैरिज को रोकते हैं। तो इस तरह के तर्क वितर्क हमें सुनने को मिलते हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें डिमोरलाइज भी करते हैं। बट लेकिन ठीक है, कानून के तहत हमने काम करना है, और हमें ऐसा लगता है कि हम एक समाज के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, और इस बाल विवाह को हमें ख़त्म करना है। मैम कई बार ऐसा आपको लगता है कोई डाइवोर्स की जब पिटिशन है और प्रोटेक्शन ऑफिसर के पास आता है कि भाई यहाँ बाहरों बाहर कोर्ट से शायद सुलह कर ली जाए, ऐसा ही रहता है मैम? हाँ, ऐसा रहता ही नहीं है। हम लोगों को देखिए, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर तो हम लोग काम कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ हमें जो हमारे विभाग ने इंचार्ज स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन भी बनाया हुआ है। इसके तहत यदि हमारे पास कोई प्रत्यक्ष तौर पर शिकायत आती है, और अगर महिला ये चाहती है कि अभी वो कोर्ट में नहीं जाना चाहती है, वो ये चाहती है कि मैं मध्यस्थता के माध्यम से अपनी समस्या को हल करना चाहती हूँ, तो वो हमारी उसमें कोशिश रहती है कि मध्यस्थता के माध्यम से जो महिला चाहती है उसकी इस बात को पूरा किया जाए। जी मैम, आज की डेट में एलिमनी का एक ट्रेंड है और वायरल बड़ा होता है, सोशल मीडिया, पहले ये चीज़ें नहीं होती थी, सिस्टम्स पे याहू या ऑरकुट वाला समय भी एक आया, और आज तो जो है फ़ोन के अंदर ही सब कुछ है, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, स्टेटस लग जाते हैं, वायरल हो जाती हैं चीज़ें। तो आज के समय में और टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए क्या नेगेटिव इम्पैक्ट इन चीज़ों पे आया है? देखिए, टेक्नोलॉजी की यदि बात करें तो कहीं ना कहीं अगर हम ये कहेंगे कि डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस हैं वो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी के कारण बढ़े हैं, क्योंकि शक
कि मोबाइल हाथ में है, पासवर्ड्स एक दूसरे को पता नहीं है, पति का पत्नी पर शक, पत्नी का पति पर शक कि क्यों नहीं दे रहे हैं, मोबाइल में सारी रात क्या देख रहे हैं, और एक मोबाइल में एक असेसिबल बहुत जल्दी है कि पति किससे बात कर रहा है, पति का शक है कि पत्नी किससे बात कर रही है। तो कहीं ना कहीं इस टेक्नोलॉजी ने कहीं ना कहीं घरेलू रिश्तों के ऊपर एक सवाल या चिन्ह ज़रूर खड़ा कर दिया है। आप नेगेटिव मानती हैं एक तरह से इसको? देखिए, हर एक टेक्नोलॉजी के प्लस और माइनस दोनों होते हैं। दोनों होते हैं। जहाँ ये टेक्नोलॉजी बहुत यूज़फुल भी है कि आपका इजी एक्सेसिबल है, आप लोग अपने रिश्तों को एकदम बात कर सकते हैं। एक डर भी खत्म हो गया है कि हमारा पति कहाँ काम पे जा रहा है, हमें पता है। पति को भी डर खत्म है कि मेरी पत्नी के पास फ़ोन है, अगर कभी भी कोई इमरजेंसी आती है तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो हर एक चीज़ के दोनों पहलू होते हैं, प्लस और माइनस। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको का नेगेटिव उठा रहे हैं या प्लस उठा रहे हैं। ये उस व्यक्ति की सोच पर डिपेंड करता है। कोई केस मैम ऐसा लाइफ में आया हो जो यादगार रह गया हो, बिना नाम लिए आप थोड़ा सा उसके बारे में बताएं कि इस तरह की चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए थी पर हुई? हाँ, एक बहुत यादगार केस है, क्योंकि मेरे पास ये सोनीपत जो ज़िला है वो अतिरिक्त कार्य क्षेत्र है मेरा, और मेरा मेन जो डिस्ट्रिक्ट है वो पानीपत रहा है। तो मैं पानीपत का एक बहुत रहा, कोरोना के टाइम की बात थी, कोरोना की फर्स्ट फेज़ अभी ख़त्म ही हुआ था, और उस टाइम में मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आई थी किसी की कि एक पति ने अपनी पत्नी को 2x4 की टॉयलेट में कैद करके रखा हुआ है। और लेकिन वो बड़ी हिला देने वाली सूचना थी, और मैं जब मौके पर गई तो वाकई में ही वो सूचना सही पाई गई, और वाकई में ही एक 2x4 की टॉयलेट में उस पति ने अपनी पत्नी को बंद कर रखा था, और उसकी हालत बिल्कुल ही एक तरह से हम जैसे कहते हैं कि ख़त्म थी। वो उस 2x4 की टॉयलेट में जैसे कहते हैं ना कि बंदा अपनी टांगें भी सीधी नहीं कर सकता, हाथ भी सीधे नहीं कर सकता, बस वो यूं की यूं ही बैठी हुई थी, और वहीं पर उसको खाना कभी कभार दिया जा रहा है, और वहीं पर सारा वो कुछ कर रही है, यूरिन पास कर रही है, टॉयलेट पास कर रही है, और उसके कपड़ों पे सारी, जब हम लोगों ने जैसे दरवाज़ा खोला तो उसके कपड़ों पे सारी जगह टॉयलेट लगी हुई थी। तो वो मेरे लिए सबसे ज़्यादा हिला देने वाला केस था, और इस केस का सबसे दुखद पहलू ये भी था कि बच्चे भी नहीं उस अपनी माँ को बचा रहे थे। क्या उम्र रही होगी उस महिला की? 32 साल के करीब की थी खाली वो महिला। तो बूढ़ी भी नहीं थी अभी? नहीं, बूढ़ी भी नहीं थी, और उसका सबसे सुखद पहलू ये रहा कि प्रशासन के सहयोग से उस महिला का, और कहीं ना कहीं बाकी से सहयोग से उस महिला का इलाज करवाया गया। रोहतक पीजीआई में शायद उसका इलाज हुआ, और उसके बाद वो महिला आज स्वस्थ है। अच्छा मैम, समटाइम्स ऐसा भी होता है कि जैसे आपने किसी का केस सुलह कराया या राजीनामा करवाया, तो आपके साथ एक उनका रिलेशन बन गया इंसानियत के तौर पर, और आपको फिर ये लगा कि नहीं, अब मेरा काम ख़त्म है, मुझे छोड़ दो भाई, अब मैं बीच में से हट जाऊं। इस तरह की चीज़ें कभी आती हैं सामने? देखिए, पहले तो ये चाहूँगी, राजीनामा करवाया, राजीनामा करवाना शब्द का प्रयोग यहाँ पर गलत होगा, क्योंकि ऐसा कोई हमारी तरफ से कोई ऐसा ऑथेंटिक नहीं होता कि हम राजीनामा करवाते हैं। राजीनामा दोनों पक्षों में खुद किया जाता है। हम सिर्फ एक मध्यस्थता का प्ले रोल करते हैं कि हाँ ठीक है, कि दोनों पक्षों को एक मंच पर लाना है कि ताकि वो आपस में बातचीत करके अपनी समस्या को सुलझा सके। हम लोग राजीनामा करवाते नहीं हैं, राजीनामा दोनों पक्ष खुद करते हैं। बाकी उसके बाद अगला सवाल आपका क्या था? मेन यही सवाल था, आपका इंटेंशन नहीं है उसमें, आपका काम है दोनों को बिठा करके बातचीत करना, उनके बीच में से जो डिसीजन निकला ये पर्पस रहता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं रहता कि इसकी तरफ फेवर जाएगा या उसकी तरफ जाएगा, ऐसा नहीं रहता? नहीं, वी आर नो, हम किसी का फेवर कर भी नहीं सकते ना। मैंने आपको पहले ही कहा कि आई एम नॉट अ जजमेंटल अथॉरिटी। अच्छा मैम, और मध्यस्थता में तो वैसे भी आपको जजमेंटल होना ही नहीं चाहिए। मध्यस्थता का मतलब ही यही होता है कि आप दोनों पक्षों को सुने। कभी प्रेशर आया पुलिस की तरफ से या किसी और पार्टी की तरफ से, किसी ने मिनिस्टर साहब का फ़ोन कराया हो या कुछ और, कि मैडम इनकी सुननी है, या कोर्ट से, इस तरह की चीज़ें कभी होती हैं क्या? देखिए, नहीं, घरेलू हिंसा के मामलों में ऐसा नहीं होता है, कभी भी नहीं? नहीं। घरेलू हिंसा के मामलों में हम ये नहीं कह सकते कि ठीक है, एक आधी बार को भी वो फ़ोन, कोर्ट से तो बिल्कुल नहीं है। देखिए, कोर्ट इस मामले की चीज़ों में बिल्कुल नहीं पड़ती। हाँ, कई बार किसी पार्टी का, किसी बंदे का, किसी ऐसे आ जाता है फ़ोन कि सुननी है। ऐसा कुछ नहीं है कि हमेशा कोई ऐसा फ़ोन आया हो कि जी इनके लिए काम करना है, ऐसा नहीं है। सुननी है तो सुनना तो हमारा काम है, हम पहले भी सुनते हैं। ठीक है, अगर कोई फ़ोन कर रहा है तो हम उसको गलत भी नहीं मानते। रजनी जी के बारे में लोग ऐसा कहते हैं, इनका सख्त रवैया, ये नहीं सुनती हैं, ये निष्पक्ष होकर के जो है काम करती हैं, सो ये बात इन पर एप्लीकेबल नहीं होती है, ऐसा है क्या? देखिए, एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर हमें निष्पक्ष होना है, और हमारी ड्यूटी है, अगर मेरे को इतने लोगों में से अगर ये चेयर मिली है तो मेरी ये ड्यूटी रहती है कि एटलीस्ट मैं उस चेयर के प्रति ईमानदार रहूं जी, और ईमानदार हूँ। तो मैम, बहुत सारे, मैं गिनती तो नहीं जानता क्योंकि रोज़ की FIRs एंड केसेस हैं, बहुत सारे केसेस आपने देखे होंगे। सो ज़्यादा रिज़ल्ट कहाँ जाता है जब मध्यस्थता हो रही है कोर्ट के बाहर में, डिवोर्स की तरफ, या पैचअप हो जाती हैं चीज़ें?
50-50 है। यदि मैं आज बात करूँ तो मध्यस्थता से घर बस भी रहे हैं और मध्यस्थता से दोनों पक्ष अलग होने का फैसला भी ले रहे हैं। और मैम पैचअप होने के बाद भी क्या केसेस ऐसे आते हैं बाद में आपके पास ही, क्या कोई ऐसा रिपीट केस आया हो कि आपने सुलह करा दी उनकी, हो गया सब कुछ ठीक ठाक हो गया आपके सामने, फाइनल हो गया, उसके बाद में फिर आ गए दोनों? देखिए हाँ, वो मैं आपसे बार बार फिर वही कह रही हूँ, हमने सुलह करा दी ये शब्द आपका गलत होगा। उनकी मर्जी से दोनों पक्षों ने सुलह कर बिल्कुल ली आपस में, होता है वो 1% है कि वो दोबारा आ जाते हैं वापस, बिल्कुल है। हो जाता है ऐसा, हो जाता है, कई झगड़ा बार हो दोबारा जाता आता है और फिर आप तक बात आ जाती बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एक चीज़ पूछना चाह रहा था, जो ये एलिमनी आजकल एक ट्रेंड है और सोशल मीडिया का, जैसे मैंने सवाल किया था, इन्फ्लुएंस होता है, वायरल होती हैं चीज़ें, उससे इन्फ्लुएंस होकर क्या आपको लगता है कुछ लड़कियां या कुछ लड़के उस तरफ जा रहे हैं, उनका विश्वास ख़त्म हो रहा है शादी के प्रति, या कुछ लड़कियां आपको या औरतें आपको ऐसा लगता है कि उन्होंने इस चीज़ को अपनाया है, एलिमनी, भाई कोर्ट से पैसा लेना है, खर्चा बंधवा दिया अपना। एक केस पीछे बड़ा अखबारों में सुर्खियों में रहा, वीडियो वायरल हुआ कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय लग जाती है लड़की और उसके बाद वो डिवोर्स की पिटीशन डाल देती है और पति कह रहा है भाई मैंने ही लगवाया इसे, मेहनत करी, हमने पढ़ाया लिखाया और अब ये जो है मेरे से डिवोर्स चाह रही है। या समटाइम्स ऐसा होता है पैसा बहुत सारा है, पीछे से रिच फाइनेंशियल बैकग्राउंड है लड़का, तो लड़की थोड़े समय बाद में डिवोर्स पिटीशन डाल के और खर्चा क्लेम करने की मांग करती है मंथली, और डिवोर्स भी नहीं देती है समटाइम उसको वो। इस तरह की चीज़ें भी आती हैं। इस तरह की चीज़ें तो देखिए होती हैं, लेकिन इसके बाद अगर कानून ने राइट सभी को दिए हैं, अगर कोई महिला को राइट दिए हैं तो पुरुष को भी राइट दिए हैं, अगर एक वाइफ को राइट दिए हैं तो हस्बैंड को भी राइट दिए हैं, और वो अपने राइट्स यूज़ कर रही हैं कोर्ट से। जी, ये बड़ा शॉर्ट में आपने जवाब दिया, हालांकि ऐसे केसेस आते होंगे। नहीं, मैं तो कह रही हूँ केसेस तो आते हैं, तो हर किसी को कानूनी अधिकार दिए हैं अपने राइट्स का यूज़ करने के लिए। अगर हमारे संविधान ने, हमारे कानून ने कुछ अधिकार बनाए हैं तो लोग अपने उन अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जी, कोई संक्षेप में इसके ऊपर टिप्पणी आप नहीं करना चाहेंगी कि किसी ने फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं कुछ लोग या देखिए, नहीं? मैंने आपको पहले भी बार-बार ये कही कि आई एम नॉट अ जजमेंटल अथॉरिटी कि मैं ये कहूँ कि लड़की पक्ष इन कानूनों का फ़ायदा उठा रहे हैं या लड़का पक्ष फ़ायदा उठा रहे हैं। आई एम नॉट अ जजमेंटल अथॉरिटी। कानून ने अधिकार दिए हैं, लोग अपने अधिकारों का प्रयोग कर रहे हैं। जी, मैं एक चीज़ वो तो उनकी जान गया मानसिकता हूँ। के ऊपर है कि वो अपने इन अधिकारों का प्रयोग सही के लिए कर रहे हैं या गलत के लिए कर रहे हैं, वो उनकी मानसिकता है। एक चीज़ मैं जो जान पाया हूँ आपके साथ बैठ कर के, बड़े न्यूट्रल जवाब जो हैं आप कैमरे की मर्यादा को रखते हुए देती हैं। बहुत अच्छी चीज़ है कि निष्पक्षता जो है वो झलकनी चाहिए, बातों से भी और कर्मों से भी। देखिए, एज ए प्रोटेक्शन ऑफिसर जो मैं काम है मुझे करना है। मैं किसी के लिए, किसी एक के लिए हम लोग जजमेंटल हो ही नहीं सकते हैं। अच्छा, बीइंग अ फीमेल, आपको क्या लगता है कोई ऐसी 2 या 3 बातें जिनका ख़्याल रखा जाना चाहिए कि बातें यहाँ तक ना आएँ, डिवोर्स तक या कोई और जो घरेलू हिंसा जिसे हम कहते हैं वहाँ तक चीज़ें ना पहुँचें? आपको क्या लगता है पर्सनली? देखिए, पर्सनली तो नहीं मैं कहूँगी, मैं जो भी मेरा हाँ, एक्सपीरियंस रहा है वो ऑब्जर्वेशंस भी एज हैं एन आपकी। प्रोटेक्शन ऑफिसर ही रहा है। बिल्कुल। और एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर में रिश्तों को लेकर मैं यही बात कहूँगी कि झगड़े के बड़े के सबसे बड़ा आजकल कारण जो निकल के आ रहा है वो विश्वास की कमी आ रहा है, पेशेंस नहीं रहे हैं। और ये विश्वास और जो मैं पेशेंस की मैं बात कर रही हूँ, ये दोनों पक्षों की कर रही हूँ। ऐसा नहीं है कि महिला में पेशेंस ख़त्म हो गए हैं या पुरुष में ख़त्म हो गए, दोनों में ही ख़त्म हो रहे हैं पेशेंस, दोनों में ही एक दूसरे का विश्वास ख़त्म हो रहा है। कहीं ना कहीं जो शादी का एक संबंध है वो एक विश्वास से सबसे बड़ा होता है। विश्वास और पेशेंस नहीं रहे, इसलिए घरेलू हिंसा के मामले बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। जी। अच्छा मैम, एक चीज़ और लेकर के मैं चलूँगा इसके अंदर। लव मैरिजेस जो हैं, जैसा आपने कहा कि चांसेस दोनों के हैं, कोई भी केस आ सकता है, बट आज की डेट में छोटी छोटी उम्र में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंस होकर के, फिल्म्स देख करके या अपनी किसी सहेली को समाज से इन्फ्लुएंस होकर, कहीं से भी अट्रैक्ट होकर लव मैरिजेस जब करते हैं लोग, उसके बाद डाइवोर्स के लिए जब वो आते हैं, वो सिनेरियो क्या रहता है, तब वो फीमेल्स के अंदर क्या भाव रहता है, वो क्या अपनी स्टोरी आप समझ पाती हैं उनकी, क्या वो बताती हैं कि भाई हाँ गलती हो गई उससे या समझ नहीं पाई हैं? इस तरह कोई केस आया हो और वो भी यादगार रहा हो कि भाई हाँ ये चीज़ है, गलती करी और अब आप कह रहे हैं कि मैं इसको करूं और ये गलती नहीं है, ये सही है ये डिसीजन? देखिए, मैं वही चीज़ कह रही हूँ, रिश्तों में कहीं न कहीं विश्वास तो कभी खोया होगा। जिस विश्वास के साथ उन्होंने एज़ अ लव मैरिज में दोनों पक्षों ने ये फ़ैसला किया कि हम शादी करना चाहते हैं, उन्होंने शादी करी। शादी करने के बाद जो उन्होंने देखा कि एक-दूसरे के विश्वास में कमी रही, चाहे पति ने पत्नी को तंग किया, चाहे पत्नी ने पति को तंग किया, तो कहीं न कहीं वो विश्वास में, वो आपस में एक आपसी सामंजस्य की कमी रही, तभी वो लव मैरिज के बाद हमारे पास पहुँचे हैं। तो ये सामंजस्य की जो कमी, मैं वही कह रही हूँ, क्योंकि इसीलिए आ रही है क्योंकि विश्वास ही नहीं है। जी। आपस में एक दूसरे पे विश्वास ही नहीं है और पेशेंस भी नहीं है। कहते हैं ना, किसी भी रिश्ते को
नि- करना आसान है लेकिन निभाना मुश्किल है दोनों पक्षों की तरफ जी। से। हम जो लव मैरिजेस की बात करते हैं वो एक लव लव क्या है, मैं आप इसे पूछूं लव क्या है? मैम प्रेम, मैं अगर पर्सनली मुझसे पूछेंगे तो माँ के साथ भी प्रेम है, आदर भाव है, पिता के साथ भी प्रेम है, प्रकृति के साथ प्रेम है। पेड़ लगा हुआ है और मैं उसके फूल छिन्न भिन्न कर दूं, उसे काट दूं तो उसकी सुंदरता खराब हो जाएगी, वो प्रेम नहीं है। तो वही तो वो प्रेम नहीं, प्रेम की तो कोई परिभाषा ही नहीं बिल्कुल है। प्रेम तो इस तरह से शब्दों में हम बयान ही नहीं कर बिल्कुल। सकते हैं। तो लेकिन जब हम इन कपल्स की बात करते हैं, जब हम उस प्रेम को हम मैरिज की बात करते हैं, तो वो प्रेम उनको तब वो प्यार दूसरा होता है, लेकिन रिश्ते को निभाना जब वो शादी के बंधन में बन जाते हैं तो उसको निभाना बहुत मुश्किल होता है। वही चीज़ आ जाती है क्योंकि वो विश्वास, और अक्सर हम लोग ये भी कहते हैं, कई बार हमें ये लगता है कि लड़का लड़की को लव मैरिज के केसेस में कई बार ये चीज़ें भी सामने आती हैं, क्योंकि लड़का लड़की ने जब कोई प्यार किया है उसके बाद घर वालों से छिपकर वो मिलते हैं, घर वालों से छिपकर वो शादी भी करते हैं भागकर, क्योंकि उनको उनके दिमाग में ये चीज़ होती है, दोनों की मैं बात कर रही हूँ, पति पत्नी के दिमाग में दोनों की ये चीज़ होती है कि मेरी पत्नी ने मेरे अपने घर वालों को झूठ बोलकर मेरे साथ मिलने आती रही। जी, पत्नी के शादी से दिमाग में पहले। पत्नी के दिमाग में ये बात होती है कि मेरा पति शादी से पहले अपने घर वालों को झूठ बोलकर मेरे से मिलने आता रहा। तो अब कहीं ना कहीं जब उनका हल्का सा कोई मनमुटाव होता है तो उनको उनके दिमाग में सबसे पहले ये चीज़ आती है कि यदि इतने सालों से वो अपने माँ बाप को पागल बनाता रहा, उनसे झूठ बोलता रहा, तो वो कहीं ना कहीं आज मेरे से भी झूठ बोल रहा होगा। और यही चीज़ लड़के के मन में भी आती है। दोनों दोनों मैं वाइस वर्सा में दोनों की बात कर रही हूँ, तो यही चीज़ रहती है। लव मैरिजेस के केसेस में अधिकतर यही रहता है कि झगड़े की यही होती है, झूठ बोलना। डॉरी के केसेस भी रहते हैं इसके अंदर। डोरी के रहते हैं, बिल्कुल। डोमेस्टिक वायलेंस में डोरी हरासमेंट भी है शामिल। जी मैम, अब मैं थोड़ा सा नॉलेज की तरफ लेके चलूँगा। जो हम सेशन हम कर रहे हैं, थोड़ी सी नॉलेज और ज्ञान वर्षा जो है आप करें, पब्लिक को जानकारी हो पाए। पॉक्सो एक्ट क्या है? देखिए, पॉक्सो जो है बच्चों के साथ चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज़ का है। जी। मेरा जो फील्ड है वो मेरा प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के ऊपर है और प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट के ऊपर है। तो मैम अगर कोई बट माइनर है हाँ, लड़की और शादी हो जाती है और बाद में पता लगती हैं चीज़ें, तो क्या पॉक्सो के अंडर आती हैं वो? बिल्कुल 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 आएगा। 18 साल से कम उम्र। 18 साल से कम उम्र की लड़की जिसकी अगर शादी हो जाती है तो उस पर प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट लागू होता है, उस पर पॉक्सो एक्ट लागू होता है और भारतीय न्याय संहिता भी लागू होती है। मैम पॉक्सो में कितने वर्ष की सज़ा जो है कम से कम और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, हो वो सकती है? पॉक्सो के एक्ट्स पे डिपेंड करता है कि शादी के बाद की क्या परिस्थितियां रही हैं। वो में ये कहना कि ये सज़ा है, इसमें कानून बहुत लंबा है। एक अंदाजन अगर हम बात कर पाए भाई, इतनी मिनिमम सज़ा नहीं तो नहीं, उसमें मैं कह रहा हूँ निकलती है। उसमें सेक्शंस बहुत हैं। अच्छा। उसमें सेक्शंस बहुत हैं। बट स्ट्रिक्ट हैं कानून वो? कानून बहुत स्ट्रिक्ट है उसमें, वो कानून बहुत ज़्यादा नॉन स्ट्रिक्ट है। बेलेबल? नॉन बेलेबल नॉन है, बेलेबल नॉन है। बेलेबल है, कॉग्निजेबल है। जी। और मैम हम जो और फिजिकल प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट भी इज द नॉन बेलेबल एंड कॉग्निजेबल। 2 साल की इसमें सज़ा है और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है। जी। और मैं अभी आपकी जानकारी में ये भी बताना चाहूँगी कि इसमें अभी हरियाणा गवर्नमेंट ने एक सबसे अच्छा पहलू ये किया है कि अभी जो भी है इसमें शादी करने, करवाने और उसको प्रमोट करने वाले तीनों बराबर के इसमें आरोपी हैं। माइनर है जो? नहीं, चाइल्ड मैरिज यदि हो जाती है तो चाइल्ड मैरिज में पार्टिसिपेट करने वाला भी उतना ही बराबर का दोषी है जितना लड़का और लड़की पक्ष दो है। इसमें मैम ऐसा इसमें केस भी होता है, लेकिन लड़का मेजर होता है समटाइम्स? हाँ जी। हाँ बिल्कुल। देखिए, यदि क्लियर कट में एक छोटा सा अगर मैं उदाहरण देके बात करूँ, एक लड़की अगर 17 साल की है और लड़का 22 साल का है और वो शादी हो जाती है, उसके बाद हमारी नॉलेज में आता है तो इसमें लड़के के खिलाफ पर्चा FIR दर्ज होगी। और यदि वो एक पारिवारिक रिश्ता हुआ है तो लड़का और लड़की दोनों परिवारों के खिलाफ होगी और जो भी उस शादी में शामिल हुए हैं उनके खिलाफ होगी। जो पंडित जिसने ये शादी करवाई उसके खिलाफ FIR होगी। वो बाराती जो इसमें शामिल हुए, जो दोस्त, सगे संबंधी, मिडल मैन जिसने शादी कराई, टेंट व बैंकेट हॉल जिसमें शादी हुई, वो सब इसमें प्रमोट में सेक्शन 11 में हम लोग इसको प्रमोशन ऑफ चाइल्ड मैरिज मान के चलते हैं और इन सब बराबर के दोषी हैं। दोनों माइनर रहते हैं मैम? तो अगर दोनों माइनर रहते तो दोनों माइनर की जिसने शादी करवाई वो। अच्छा, इसमें लड़का लड़की के खिलाफ भी क्या दर्ज हो जाती है रिपोर्ट? लड़का लड़की के खिलाफ कैसे? जैसे लड़का 22 साल का आपने बताया मेजर वाले केस में, तो उसके खिलाफ तो FIR होगी हाँ ही जी, होगी। हाँ जी। अगर दोनों बच्चे माइनर हैं तो क्या उनके खिलाफ भी कार्रवाई प्रोसीडिंग्स होती देखिए, हैं? कोर्ट का काम है, कानून का काम है माइनर को प्रोटेक्ट करना अनटिल अनलेस वो माइनर कन्फ्लिक्ट विद लॉ ना हो। अगर कोई माइनर कन्फ्लिक्ट विद लॉ है तो वो JJ एक्ट काम करेगा उस पर। यहाँ पर क्योंकि माइनर यहाँ पर चाइल्ड मैरिज के केस में अगर दोनों माइनर हैं तो वो दोनों विक्टिम हैं। अच्छा। तो कानून विक्टिम्स को प्रोटेक्ट करेगा और जो उन विक्टिम्स को उनके साथ जिन्होंने गलत किया तो कानून उनको पनिश करेगा।
ठीक है, ये दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ जो है मैम ने क्लियर करी है। अगर लड़की माइनर है तो लड़के पर केस होना ही होना अगर तय लड़का है। मेजर है तो बिल्कुल होना चाहिए। बिल्कुल, और अगर दोनों माइनर है तो कोर्ट प्रोटेक्ट करता है दोनों को। कानून प्रोटेक्ट करता है। जी। अच्छा मैम, अब आ जाते हैं जो फिजिकल असॉल्ट की बात हम कर रहे थे। फीमेल इज नॉट एग्रीड फॉर ओरल सेक्स और फॉर एनल, जो अननेचुरल सेक्स प्रैक्टिस है उसके लिए वो एग्रीड नहीं है, तो उसमें भी क्या जेल का या जुर्माने का प्रावधान है? बिल्कुल है, डोमेस्टिक वायलेंस में भी है और बीएनएस में भी है। ये क्या मैम नॉन बेलेबल है? देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस में तो अभी ये सिविल रेमेडी होता है। सिविल रेमेडी के बाद जब ये साबित हो जाती है, कोई आगे एग्जीक्यूशन जाती है, तो वो आगे वो क्रिमिनल केस बनता तो है। मैम क्या इसमें फीमेल उसको रेप अटेम्प्ट भी करार दिलवा सकती है? ये कानून के ऊपर है कि कानून उसको किस तरीके से लेता है और पीड़िता अपने केस को किस तरीके से लड़ती है जी। और पीड़िता क्या चाहती है। पर्सन टू पर्सन एंड आप पर मेरे केस पे कहने वेरी से कुछ करता है। नहीं होगा। विक्टिम क्या चाहती है, विक्टिम अपने क्या बताती है अपने बारे में, वो उस पर डिपेंड करता है। कभी इस तरह का मैम कोई केस आया आपके पास में, किस तरह का? अननेचुरल सेक्स प्रैक्टिस? हाँ, होते हैं सेक्सुअल वायलेंस में, लड़की बताती है हमें हो रहा है उसके साथ। और इसका जो कंक्लूजन या हम कहें निष्कर्ष आगे जाकर कहाँ निकलता है? क्या पैचअप्स होते हैं या डिवोर्स में ही चली जाती हैं ये चीज़ें? इसका कोई फिक्स्ड हम नहीं कह सकते कि इस चीज़ में कैसे निकलता है। वो केस टू केस डिपेंड करता है। इस डिपेंड अपॉन द, मैं आपको ये कह कि विक्टिम क्या चाहती है, कि क्या वो उसको माफ़ करना चाहती है, कि क्या वो चाहती है कि नहीं मुझे अब इस रिश्ते में नहीं रहना है, या मुझे इस रिश्ते को दोबारा मौका देना है, या मुझे उसको सज़ा करानी है। ये उस महिला पे डिपेंड करता है। जी मैम, डॉरी के केसेस आते हैं जहाँ पर दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है, वहाँ जला दिया जाता है समटाइम्स, और फिजिकल असॉल्ट के साथ साथ मेंटल असॉल्टमेंट होती है समटाइम। वो फिजिकली नहीं उन्होंने मारा है, कोई घाव नहीं है, निशान नहीं है, बट मेंटली जो है उसको परेशान किया जा रहा है वहाँ पर, तो क्या उस पर भी केस हो जाता है? बिल्कुल, डोमेस्टिक वायलेंस इसको भी कवर करता है। देखिए, डोमेस्टिक वायलेंस मैं कहूँगी कि एक अम्ब्रेला है, छतरी की तरह काम करता है। जैसे छतरी हमें, अगर हम लोग छतरी लेके चल रहे हैं तो छतरी हमें बारिश से भी बचाती है, अगर धूप है तो वो हमें धूप से भी बचाती है, अगर रास्ते पे कोई स्ट्रीट डॉग आ गया तो उसके लिए हम एज एन लाठी का भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है जिसमें हम लोग एज एन प्रोटेक्शन ऑफिसर काम कर रहे हैं। वो हर तरह के वायलेंस से एक महिला को प्रोटेक्ट करती है, चाहे वो सेक्सुअल वायलेंस हो, चाहे वो मेंटल टॉर्चर हो, चाहे वो फिजिकल अब्यूज़ हो, चाहे वो इकोनॉमिकल अब्यूज़ हो। हर तरह के अब्यूज़ से महिला को वो प्रोटेक्ट करती है। जी। तो मैम, आपकी ड्यूटी कहाँ से शुरू होती है किसी भी केस में? हमारी ड्यूटी कहाँ से शुरू होती है? जब भी वो पीड़िता जहाँ हमारे पास पहुँची तो हमारी ड्यूटी स्टार्ट है। वही मैं जानना चाह रहा हूँ, आपके पास कैसे पहुँचती है पीड़िता? हमारे पास पीड़िता के पहुंचने के 2-3 चैनल्स हैं। पीड़िता हमारे पास डायरेक्ट भी आ सकती है, सीधे तौर पर भी हमें अपनी शिकायत दे सकती है। पीड़िता हमारे पास, जब कोई पीड़िता कोर्ट को अप्रोच करती है तो कोर्ट के माध्यम से भी वो हमारे पास रिपोर्ट के लिए आती है, जो हमको कोर्ट भेजती है, और या फिर पुलिस के माध्यम से आती है, या फिर प्रशासन के माध्यम से आती है, यदि डीसी साहब के पास कोई महिला कंप्लेंट, आयोग के माध्यम से हमारे पास पीड़िता पहुंचती है, तो किसी भी चैनल से पहुंच सकती है। बेसिकली जहाँ पर समझौते की गुंजाइश को देखा जाए वहाँ पर प्रोटेक्शन ऑफिसर को बीच में लाया नहीं जाता नहीं है? नहीं 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 नहीं, ये चीज़ नहीं है कि जहाँ पर अच्छा। समझौते की उम्मीद को देखा जाए, ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तब प्रोटेक्शन ऑफिसर है। प्रोटेक्शन ऑफिसर एज एन एक्ट है, प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर है, मध्यस्थता के तहत प्रोटेक्शन ऑफिसर नहीं है। वो पीड़िता जब चाहती है कि मध्यस्थता है तो प्रोटेक्शन ऑफिसर मध्यस्थता करती है, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि विभाग ने हमें इंचार्ज स्पेशल सेल फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन भी बनाया हुआ है, तो उसके तहत हम लोग मध्यस्थता भी करते हैं यदि पीड़िता चाहती है तो। जी। ऐसा अदरवाइज वो कोई प्रोटेक्शन चाह रही है, अपने लिए शेल्टर चाह रही है, किसी भी तरह की प्रोटेक्शन चाह रही है, तो वो आपसे अप्रोच कर बिल्कुल, यदि सकती है। पीड़िता हमारे पास आती है, मान लीजिए छोटा सा एग्जांपल देती हूँ, यदि पीड़िता हमारे पास सीधे तौर पर आती है और वो ये कहती है कि मुझे अपना डोमेस्टिक वायलेंस का केस कोर्ट में लेके जाना है, मुझे कोर्ट प्रोसीडिंग चाहिए, तो हम उसको डायरेक्ट कोर्ट में भी लेके जाते हैं। अगर वो चाहती है मुझे कोई मध्यस्थता नहीं करनी, मुझे कोई बातचीत नहीं करनी किसी से, मैं सिर्फ कोर्ट के माध्यम से अपनी न्याय चाहती हूँ, तो हम कोर्ट में लेके जाते हैं उसको सीधा। मैम, आज के सेशन के अलावा आपको कुछ रहा हो कि मिसिंग है ये चीज़ें और ये ऐड ऑन ज़रूर करना चाहिए? देखिए, मिसिंग में मैं सिंपल ये चीज़ कहूँगी पति पत्नी के लिए और सभी पारिवारिक रिश्तों के लिए, कि आपस में एक दूसरे का विश्वास बना के रखिए, और दूसरा ये है कि एक पेशेंस रखिए। रिश्ते बनाना बहुत आसान है, निभाना बहुत मुश्किल है। आपस में पेशेंस मत खोइए। कोई भी चीज़ हो, ताना बाना हो, तो आपस में एक दूसरे से, जैसे कहते हैं ना कि मध्यस्थता सबसे बात करिए। हमारी एक सबसे बड़ी कमी क्या रहती है रिश्तों को लेकर, कि आपस में हम पति पत्नी जब लड़ते हैं तो वो बोलना ही छोड़ देते हैं। बात करिए, बात हर एक चीज़ का सॉल्यूशन है। और दूसरा, एक चाइल्ड मैरिजेस के बीच में बाल विवाह के बारे में मैं ये कहना चाहूँगी कि अभी हरियाणा सरकार ने बाहर बाल विवाह को रद्द किया हुआ है, और बाल विवाह में हमारे साथ हमारी आवाज़ उठाइए। एक सामाजिक ये बुराई है, इसमें मैं आप सबका, विशाल जी के यूट्यूब के चैनल के माध्यम से मैं आप सबका इसमें सहयोग चाहूँगी। जी।
तो दोस्तों सेशन कैसा लगा, क्या इसमें जानकारी थी जो आपका ज्ञान बढ़ाने में हेल्प कर सकती है? तो दोस्तों कमेंट करके बताइएगा। कोई आपका क्वेश्चन है डोमेस्टिक वायलेंस, बाल विवाह से संबंधित, प्रोटेक्शन ऑफिसर से संबंधित, आप कमेंट कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके सवाल का जवाब देने की। मैम आपने समय दिया, मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका, बहुत बहुत धन्यवाद।